आज के प्रोग्राम में हम दो खबरें हैं जिनको डिस्कस करेंगे। एक तो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर दोनों ने उलमा कन्वेंशन से खिताब किया और दूसरा इमरान खान का मीडिया इंटरेक्शन है दोबारा मशरूत माफ़ी के हवाले से आज मज़ीद उन्होंने वजाहत की है। आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर की तो स्टेटमेंट्स हमारे पास रिकॉर्डेड है, कैमरा के ऊपर वो सुनाएंगे। जो आर्मी चीफ है उनका बयान तहरीरी तौर पर हमारे पास है, जिसमें से कुछ मोटे मोटे नुकात आपको पढ़ के बताऊँगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ा जुर्म फ़साद फिल अर्द है। अब फ़साद के हवाले से कुरान पाक की बेशुमार आयात हैं, जिसमें सीधा सीधा पहले तो सूरह बकरा से ही स्टार्ट हो जाता है कि अल्लाह की ज़मीन पर फ़साद मत फैलाओ। फिर फ़सादियों को अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता। बेशुमार जगह पे इसका आपको ज़िक्र मिल जाएगा, हदीस में भी इसका तज़किरा आपको मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा इस वक्त चैलेंज ये है कि फ़साद ख़त्म करने वालों के लिए तरीक़ाकार क्या अपनाया जाए। उसके लिए एक आपको कौमी सतह के ऊपर कंसेंसस चाहिए। शायद पूरी पाकिस्तानी कौम में अगर 2-4 ऐसे 6 नुकात हैं ना जिसमें यकसुई मौजूद है, तो उसमें ये नुकता भी है कि ये फ़सादियों की पाकिस्तानी सरज़मीन पर इन खारजियों की कोई जगह नहीं है। लेकिन एक जहाँ कमी रह जाती है वो हमारी सरकार के पास कौमी सतह की ऐसे मंसूबों की कमी है कि हमने 25-30 साल के अंदर इस सरज़मीन को इन खारजियों से पाक कैसे करना है। ये एक अफसोसनाक मुकाम है। इन ग्रुपों की ना कभी जगह होनी चाहिए थी। जैश, लश्कर, सिपाह एक कमज़ोर और नाक़िस हमारे जो फ़ैसला साज थे और वो लोग जो अहम ओहदों पर तैनात थे, जिसमें हमारे फ़ौजी अफसरान भी शामिल हैं, उन्होंने इन ग्रुपों को पहले पाकिस्तानी सरज़मीन पर बनने दिया, फिर इनको मार के धकेला गया ज़रबे अज़ब के ज़रिए, तो फिर किसी ने दोबारा आबाद कर लिया। वो आबाद करने वाले भी दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट और सिविल दोनों कसूरवार थे। अब दोबारा ये अलमिया और ये चैलेंज हमारे सामने और हमें इससे निपटना है। तो निपटने के लिए एक ऐसा प्लान होना चाहिए कि फिर ये सरज़मीन पर रहें नहीं, मुकम्मल इनका सफाया हो जाए। पाक फ़ौज फ़साद फिल अर्ज़ के ख़ात्मे के लिए जिद्दोजहद कर रही है। शरीयत ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। जो शरीयत और आइन को नहीं मानता, हम इसे पाकिस्तानी नहीं मानते। अब ये दोनों लफ्ज़ बुनियादी तौर पर बड़ा ही मैटर करते हैं पाकिस्तान के लिए। जो शरीयत को नहीं मानता उसको भी पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए, और जो आइन नहीं मानता उसको भी पाकिस्तानी नहीं होना चाहिए। तो फिर आइन तोड़ने के लिए कुछ सज़ाओं का तसव्वुर है। अगर हम उसको फॉलो करना शुरू कर दें तो शायद मुल्क वैसे ही ठीक होना शुरू हो जाए। हम लोगों को कहते हैं कि अगर एहतजाज करना है तो ज़रूर करें, लेकिन पुरअमन रहें। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। पाकिस्तान पर लाखों आसिम मुनीर, लाखों सियासतदान और लाखों उलमा कुर्बान। पाकिस्तान हम सबसे ज़्यादा हम है। ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है। किसी ने पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की तो रब्बे करीम की कसम हम इसके आगे खड़े होंगे। आर्मी चीफ और इसके अलावा भी उनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं। प्राइम मिनिस्टर ने भी इस मौके के ऊपर खिताब किया और 9 मई को उन्होंने कुछ रोज़ पहले उन्होंने कहा था कि बहुत ही दिल खराश था वो मंज़र। ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना। वो आर्मी चीफ के ऊपर जो क्रिटिसिज्म था उसका तज़किरा किया। आज उन्होंने कहा कि 9 मई बहुत दिल खराश था। सुनिए क्या कह रहे हैं। 9 मई का वाक़या आपके सामने है। इससे ज़्यादा दिलखराश वाक़या पाकिस्तान की तारीख में कोई नहीं हुआ। वो लोग जो पाकिस्तानी होने का दावा करते हैं और उस लिबादे में दुश्मनी कर रहे हैं, हमें उनको पहचानना है, उनका मुकाबला करना है। सोशल मीडिया पर जो झूठ बोला जाता है, हकायक को मस्ख किया जाता है, जो गाली गलोच का बाजार गर्म है, ये सिपाहसालार फौजी अफसरान, उनको आज सोशल मीडिया पर जिस तरीके से बेहुरमती की जा रही है, ये काबिल अफसोस है। इसमें कोई पॉलिटिकल डिवाइड नहीं होनी चाहिए। इसमें इत्तफाक़ राय होना चाहिए कि सोशल मीडिया को आपको अक्लमंदी से इस्तेमाल करना है, आग लगाने के लिए इस्तेमाल नहीं करना। हमारे माजी में ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मीडिया सेल बनाया गया था और उस मीडिया सेल के अंदर काम करने वालों की तरबियत गाह कहाँ थी। मैं उन सारे लोगों का नाम लूँ तो मुझे नोटिस आ जाएगा, मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन बुनियादें हमने ख़ुद खोखली अपनी की हैं। उन लोगों को, यूट्यूबर्स को जिनको बाद में उठाया गया, उनको तरबियत किसने फ़राहम की थी। तो हमें कुछ गलतियों से अपनी इस्लाह करनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये जस्टिफिकेशन नहीं होगी कि आर्मी चीफ़ या उसकी फ़ैमिली या फ़ौज के अफसरान या उसकी फ़ैमिली या प्राइम मिनिस्टर या उसकी फ़ैमिली या सुप्रीम कोर्ट के जजेस या उसकी फ़ैमिली या मीडिया के लोग, ख़वातीन एंकर्स जिनके मतलब जो कुछ बोला जाता है उसके लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं, ये जस्टिफाइबल नहीं है। और अगर इस तरह का इंतशार फैलाया जाए कि किसी को इंसाइट किया जाए कि आर्मी चीफ़ के ख़िलाफ़ फ़ौज के लोगों को इंसाइट किया जाए, तो वो मुल्क तोड़ने या मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। मैं कोई जवाब नहीं दे सकता इसका कि इसके लिए गुंजाइश मौजूद है। तो इसके लिए सियासी जमातें भी लाहे अमल बनाएँ और हमारे इदारे भी लाहे अमल बनाएँ। लेकिन ये चीज़ डंडे से ज़्यादा हिकमत अमली से दुरुस्त होगी। डंडा तब इस्तेमाल होता है कि सारे ऑन बोर्ड हो और एक छोटा सा फसादी ग्रुप जो है ना, छोटा सा 100 में से 2 लोग हों जो फसाद फैला रहे हो, वहाँ डंडा काम आता है। लेकिन
100 में से 25, 30, 50 लोग फसाद फैलाने वाले हो जाएं, फिर डंडा फैलाना मुश्किल हो जाता है। हमें हिकमत से काम लेते हुए, दानाई से काम लेते हुए इस चीज़ को दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। बरतानिया में चंद एक इंतशार पसंदों ने वो इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ फसाद फैलाने की कोशिश की। वहाँ जो नई बरतानवी हुकूमत है, अभी उसको 4 दिन नहीं हुए बने हुए, उन्होंने कानून का सहारा लिया, कानून के ज़रिए सज़ाएँ देनी शुरू की हैं। और हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ कानून भी कोई नहीं है और फसादियों की तादाद भी काफ़ी ज़्यादा है। हर एक ही अपनी एक नई मस्जिद बनाने की कोशिश करता है, उसी वजह से हमारे लिए चैलेंजेस भी बहुत ज़्यादा है। एक प्राइम मिनिस्टर का और स्टेटमेंट आपको सुनाना चाहता हूँ। मौजूदा हुकूमत के मतलब मेरी राय ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात के नतीजे में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत तो बन चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के दाखिली हालात की वजह से जो फॉर्म 45 और 47 का इशू है इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी के हवाले से, ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। और वो कोई बड़ी साफ़ सुथरे इलेक्शन से बनी हुई हुकूमत भी हो ना, जिसके सामने चैलेंजेस, इकनॉमिक चैलेंजेस बहुत ज़्यादा और उसको सख्त इक़्तिसादी इक़दाम लेने पड़े, वो भी अनपॉपुलर हो जाती है लोगों की नज़रों में। इन्होंने सैलरीड क्लास पे जो टैक्स लगाया, दूध पे टैक्स लगाया, उसके नतीजे में ये पॉपुलर नहीं रह सकते। लेकिन मौजूदा जो हुकूमत है, इसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी का है। तो अब उससे बचने के लिए शहबाज शरीफ साहब ऐसे वो तारीफ़ी जुमले जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। यहाँ से कुछ अर्सा पहले बाराको में एक पुल का इफ्तिताह हो रहा था, तो इन्होंने कहा आर्मी चीफ़ का भी शुक्रगुज़ार हूँ, फ़ौज के सिपह सलार का शुक्रगुज़ार हूँ, फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल बाजवा का भी शुक्रगुज़ार हूँ। कोई बंदा जितने याद आ सकते थे उन्होंने सारों का शुक्रिया अदा कर दिया पुल के इफ्तिताह के मौके पर। तो आज तो आर्मी चीफ सामने बैठे हुए थे, तो उन्होंने पूरी कोशिश की कि जितने तारीफ़ी जुमले बोल सकते हैं कि कुरान पाक, वो हाफ़िज़ कुरान है, तो कुरान पाक इनके हिफ्ज़ भी है और वो नूर इनके अंदर से नज़र भी आता है। बस उनके हाथ पे बैत करने की कसर थी। मुझे लगता है कि वो प्रोग्राम के बाद जब कैमरे बंद होंगे तो हो सकता है शहबाज साहब ने बैत भी कर ली हो। दिखाइएगा जी क्या कहा उन्होंने। जितना ताउन सियासी हुकूमत और आइनी इदारों के दरमियान आज है, शायद इतना ताउन पहले उसका मुशाहिदा पहले नहीं किया था। आइंदा के लिए एक रोल मॉडल है सिपह सलार। कुरान के न सिर्फ वो हाफिज हैं, बल्कि आपने खुद देखा कि कुरान करीम का नूर न सिर्फ उनके दिमाग और दिल में रचा बसा है। यहाँ पर बैठे ये सिपह सलार, ये सामने बैठे जो फौजी अफसरान, दहशत गर्दी के खात्मे के लिए उन्होंने बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी हैं। ये हमारी सियासी हुकूमत और हमारे इदारे सिपह सलार पूरी तरह यकसू हैं, यकजहां दो कालिब की तरह। तो यही वो तरीका है कि पाकिस्तान को इन मुश्किलात से निजात दिलवाई जा सकती है। जो आज प्रोग्राम में हमारे साथ शुक्र है मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब हैं PMLN से, ऑन अब्बास बप्पी साहब हैं PTI से और शजील मेमन साहब हैं वज़ीर इत्तलात से। इन सबको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। रांझा साहब, जो आज चैलेंजेस जिनका तज़किरा किया गया, दहशत गर्दी, फसाद फिल अर्द, ये चैलेंजेस हमारे सामने बड़े अरसे से है, लेकिन हम कभी एक ग्रुप को कहते हैं ये पाकिस्तान दुश्मन है, एक को कहते हैं ये पाकिस्तान के अंदर नहीं करता, बाहर जाके करता है, फिर मार के भगाते हैं हम, सैकड़ों जवान हमारे कुर्बानियाँ देते हैं, फिर ला के बसा भी लेते हैं। कोई आपको अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस भी बनाना चाहिए। देखिए, जो आप माजी में पाकिस्तान की जो तारीख़ रही है और जो ऑपरेशंस और हमारे ख़ास तौर पे क्रॉस द बॉर्डर जो अफ़गानिस्तान के हालात रहे, उनका काफ़ी असर पाकिस्तान के ऊपर नज़र भी आया, कई सालों से देख रहे हैं। और फिर जब भी वहाँ पर कोई इस तरह के मामलात शुरू होते हैं तो उसके असरात पाकिस्तान में नज़र आते हैं। और जब हमारे जवान और ख़ास तौर पे हमारे जो KPK का जो हमारा एरिया है, वो फ्रंटियर प्रोविंस है हमारा, वहाँ पर आपको ये ज़्यादा चीज़ें नज़र आती हैं। और वहाँ पे उनका जो एक नज़रिया है और जो बेसिकली वो नज़रियात को उभार के लोगों को कायल करते हैं और फिर एक निज़ाम की बात करते हैं, उसके ख़िलाफ़ पाक फ़ौज ने और मुख्तलिफ़ हुकूमतों ने कुर्बानियाँ भी बहुत दी हैं और शहादतें भी दी हैं, सियासी शहादतें भी हुई हैं, फ़ौज की भी शहादतें हुई हैं, बल्कि ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के तमाम लोगों ने शहादतें दी हैं। और ये एक शहादतें देने के बाद उनको दोबारा अंदर क्यों आने दिया, ये मैं उसी तरफ आता हूँ जी। अब अगर वो लोग यहाँ पर अंदर आ गए तो उनको ज़रूर ये देखें कि ये जो पीछे से सारा कुछ हमने ख़ुद एक सफ़र किया, एक पूरी बुनियाद बनाई, बुनियाद बनाने के बाद दोबारा उन लोगों को वापस ले आया गया
और आज फिर वो हालात वहाँ पर लेकर चले गए हैं जहाँ पर आज से 10-15 साल पहले जब हमने ज़रब अज़ब से पहले के जो हालात थे वहाँ पर वापस पहुँच गए। तो इसके जो भी जिम्मेदार है ख़ासतौर पर तहरीक इंसाफ के दौर में, ये सिर्फ तहरीक इंसाफ में उस वक्त की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को आपको पूछना पड़ेगा। हाँ, वो हुकूमत उनकी थी तो जाहिर है जमहूरी हुकूमत को पहला सवाल होता है, एस्टेब्लिशमेंट को दूसरा सवाल होगा। उस वक्त ख्याल में कोई आपकी हुकूमत इस काबिल है कि जेलों में बंद किसी मतलूब दहशतगर्द को छोड़ दे? एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं कर सकते। इसमें तो कोई शक नहीं कि जाहिर ऐसे लोग जो इस पे ऑनेस्टली दिल बड़ा करके सारों को ये सोचे बगैर कि किस इदारे से किसका ताल्लुक है, दिल बड़ा करके कुछ लोगों की सजा और जजा का मेरा ये ख्याल है कि जी इसके ऊपर जो APC है वो ज़रूर होनी चाहिए और दोबारा करें APC आपकी तो। और APC की बात भी हुई है, और लेकिन जो गंडापुर साहब के जो KPK के वज़ीर आला साहब की तरफ से रिस्पांस आता है डिफरेंट इश्यूज़ पे जो नेशनल इश्यूज़ हैं, वो बड़ा अफसोसनाक होता है। तो उसकी वजह से ये चीज़ें जो है डिले का शिकार हो रही हैं। फिर वहाँ पर जो वाक़यात माजी में उसमें जो गवर्नमेंट का जो रिस्पांस नज़र आया है, जब भी वहाँ पर दहशतगर्दी और इस तरह के मामला हुए तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से जो रिस्पांस आया वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग। मेमन साहब से पूछते हैं, मेमन साहब जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान के लिए एक रियल चैलेंज है और हमेशा से मौजूद है, पिछले तवील अरसे से, लेकिन हम इससे आंखें बंद कर लेते हैं वक्तन फ़वक्तन। हमें एक दफ़ा इसको ख़त्म करना पड़ेगा। इसके लिए आपको दिल बड़ा करके एक बड़ा ऑपरेशन इस तरीके से करना पड़ेगा कि वो कहते हैं ना वाइप आउट करें ये टेररिस्ट, जितनी आर्म्ड आउटफिट्स हैं, मुसल्लह जितने जत्थे हैं, इस सरजमीन से उनका मुकम्मल सफाया करना पड़ेगा। क्या करें उसके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। मैं समझता हूँ कि जो दहशतगर्दी की आप बात करें, दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ अगर कोई वाहिद जमात पाकिस्तान में जो बहुत वोकल रही है और जिसने बहुत ही क्लियर स्टांस रखा है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। आपको याद होगा कि जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा 2007 में पाकिस्तान में आई थी, तब उन्होंने पहली बात ही ये कही थी, जब उनका आखिरी जो उनकी स्पीच थी रावलपिंडी वाली, तो उन्होंने स्वात की बात की थी कि जी स्वात में जो है वो पाकिस्तान का झंडा हम दोबारा लहराएंगे और दहशतगर्दी से इस मुल्क को पाक करेंगे। फिर जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2008 में आई और प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब सदर बने, तो आपको स्वात का ऑपरेशन भी याद होगा कि उस ऑपरेशन के बाद कोई 25 लाख अफराद जो है वो वहाँ से जो है वो माइग्रेट करके चले गए थे। फिर उनको उसी तरीके से वापस लेके आना और पूरा रिफॉर्म्स के जो काम थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट ने किए थे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बहुत ही क्लियर स्पीचेस और बहुत ही क्लियर स्टांस उन्होंने जो है वो टेररिज्म के खिलाफ दिए। तो पीपल्स पार्टी सर आपकी तो क्लैरिटी के आपकी क्लैरिटी के होने के बावजूद पाकिस्तान से दहशतगर्दी क्यों नहीं खत्म हुई? 2008 से 13 तक आपकी हुकूमत थी, मोहतरमा के ऊपर पहले सानहा कारसाज में अटैक हुआ, फिर उसके बाद पिंडी में उनकी शहादत हुई। पाकिस्तान की तारीख का अफसोसनाक तरीन एक वाक़या है, लेकिन आपकी हुकूमत आज तक मुझे पूरी तहकीक करके ये नहीं बता पाई कि पाकिस्तान की साबिक वज़ीर आज़म को, एक बड़ी लीडर को मारने वाला कौन था। पूरे उनके सारे लोगों को आपने सजाएं दी कि नहीं दी? सानहा कारसाज के पीछे मनसूबा साज कौन थे? क्या आपने उन 250 लोगों को शहीद करने वालों के सारे ग्रोह का सफाया किया? वो जत्था किधर है? देखिए मैं आपको अर्ज़ करना चाह रहा था कि जब ये कारसाज वाला सान्या हुआ था, कारसाज वाले सान्या के शवाहिद मिटा दिए गए थे इमीडिएटली। उस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत हुई, उसमें भी शवाहिद जो हैं वो ज़ाय किए गए, धो दिए गए। उस वक्त भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं थी। और अगर इस दहशतगर्दी का पाकिस्तान में कोई सबसे बड़ा शिकार हुआ है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुई है, जिसने अपनी अजीम कायद 8 से 13 तक आपकी हुकूमत थी सर। इससे ज़्यादा कोई अच्छा मौका मिल सकता है किसी पार्टी को? उसकी लीडर को शहीद किया जाए और उसको 5 साल की हुकूमत मिले। सदर भी आपका, भी आपका। मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ। तो ये तो सवाल पीपल्स पार्टी ने की जो हुकूमत थी उसने जो शवाहिद अवेलेबल थे उस वक्त, और स्कॉटलैंड यार्ड तक को भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने यहाँ पे बुलाया था। और फिर उसके बाद जो भी शवाहिद हुए थे उसके बाद वो केस चल रहा है। और केस आज दिन तक अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क में आप देखते हैं कि बहुत सारे केसेस आपको नजर आते हैं सुप्रीम कोर्ट में या दीगर कोर्ट्स में, जो कि डे टू डे चल रहे हैं और बहुत जल्दी फैसले आ रहे हैं, लोगों की जमानतें भी हो रही हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए इंसाफ का तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है कि आज भी जो है वो पिंडी की कोर्ट में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत का केस चल रहा है, लेकिन अदालतें 6-6 माह में एक डेट देती हैं। इसी तरीके से शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस जो था वो भी सुप्रीम कोर्ट में कितने सालों के बाद आया वो भी आपको पता है। मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब ने बगैर कन्विक्शन के 12 साल सजा जो है वो जेल काटी है बगैर किसी कन्विक्शन के। उसके बाद भी उनको इंसाफ कितनी देर के बाद मिला है? तो यहाँ पे तो लोगों को भी साल भी नहीं हुआ, उनकी जमानतें भी हो रही, उनके केसेस रैपिडली चल रहे हैं। तो ये तो शिकवा ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है कि जो भी पिंडी में कोर्ट में इस वक्त केस चल रहा है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के
कि शहादत का और उन पर जो दहशतगर्दी के हमले का, तो उसको केसेस उनको क्या इस तरह जो एक अजीम तरीन लीडर पाकिस्तान की, उसके केसेस के लिए भी जो है अदालत के पास टाइम नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो ये जो हमारा शिकवा जो आप हमसे कर रहे हैं, ये हम सबसे कर रहे हैं।